हाल ही में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस, जनरल अनिल चौहान, मेरे ख्याल से 13 फरवरी को उन्होंने 2 कार्यक्रमों में भाग लिया और दोनों कार्यक्रमों में उन्होंने जो वक्तव्य दिए उनको अगर मिला के पढ़ा जाए तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन वक्तव्यों को देने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि जवाहरलाल नेहरू की जो चाइना पॉलिसी थी, चीनी नीति थी, उसकी आलोचना की जाए या उसकी आलोचना का रास्ता खोला जाए। इसी बीच में मैंने आपका एक वक्तव्य एक्स के ऊपर आपकी एक पोस्ट पढ़ी जिसमें आपने ये लिखा कि ये वक्तव्य सीडीएस चौहान से दिलवाया गया है राजनीतिक मकसदों से, ताकि जनरल नरवणे की किताब से, जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लोकसभा में कोट करने की कोशिश की, उनके उद्धरण पढ़ने की कोशिश की, तो उससे जो समस्या पैदा हुई सरकार की चीनी नीति के ऊपर एक विराट सवालिया निशान लग गया। नरेंद्र मोदी की अपनी चीन संबंधी जो निर्णय क्षमताएं हैं उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगा। तो आपने अपने वक्तव्य में लिखा है, आपने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सीडीएस जनरल चौहान का जो वक्तव्य है 13 फरवरी को दिया हुआ, वो दरअसल इस पूरे मामले को एक स्पिन देने की कोशिश है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती रहती है इस तरह की हरकतें। आप क्या उस पर और खोल के प्रकाश डालेंगी ताकि नई परख के दर्शक समझ पाए कि दरअसल खेल क्या चल रहा है? आपको नमस्कार और नई परख के आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कल जो जैसे अचानक ये डिबेट मेरे लिए एआईसीसी की तरफ से आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अचानक कहाँ से इस तरह की कोई बात आई। तो फिर मुझे पहली ही नज़र में ये लगा कि शायद जनरल नरवणे की किताब के ऊपर फुट पे है, इसलिए वो ऐसा करने की कोशिश। लेकिन फिर आज जब एक दूसरी घटना मेरे देख, जो कि निखिल गुप्ता का कबूलनामा था, जिसने अमेरिका में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो हत्या की साजिश थी, उसमें शामिल होने की बात उसने जब कबूल कर ली, तो मुझे लगा कि ये दोनों बातें थी। ये केवल जनरल नरवणे की किताब के ऊपर से ध्यान हटाना नहीं था। एक तरफ जहां मोदी सरकार पूरी तरह से एप्स्टीन फाइल और उसके अलावा अडानी के समन और उसके फेर में पड़ी हुई थी, ऊपर से ये निखिल गुप्ता का जो कबूलनामा है, ये उसके ऊपर एक और क्या कहेंगे, करेला नीम चढ़ा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा। लेकिन जो बात मैंने जनरल अनिल अनुमा जी, चौहान अगर के आप बारे में, दर्शकों को याद दिलाने के लिए ये निखिल गुप्ता वाले प्रकरण पे कुछ पंक्तियां बोल दें, क्योंकि जी, गुरप्रपंत सिंह पन्नू ने वहां पर एक मुकदमा दायर किया था अदालत में कि कुछ मेरी हत्या करने की कोशिश की जा जी, रही है, और जिसके अंदर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। अजित डोभाल को भी उन्होंने एक पक्षकार बनाया था। जी। जी, असल में वो मुद्दा मैं एक जल्दी से उसे लेती हूँ कि पिछले करीब 4 सालों में 2-3 घटनाएँ हुई। एक तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को निज्जर की हत्या का दोषी बताया, जो कि हम्म, कैनेडियन नागरिक था। हम्म, उसी के आसपास करीब 1 साल के अंदर ये भी मालूम पड़ता है कि अमेरिकन नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नून, जो कि एक अलगाववादी हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं और अमेरिका के नागरिक हैं। तो इनकी हत्या के लिए एक सुपारी दी गई थी, और सुपारी दी गई थी निखिल गुप्ता को, जो कि ऐसा कहा जाता है कि एक तरह की कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था। और अमेरिकी एजेंसी ने थोड़ा ज्यादा ही चतुराई के साथ, उनके हिसाब से उन्होंने उसको पहले तो एक सुपारी लेने वाला बन के मिले, उसके एजेंसी का एक व्यक्ति, और अंततः चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य के प्राग में निखिल को 2023 में गिरफ्तार कर दिया गया, और फिर 2024 में उसे न्यूयॉर्क को सौंप दिया गया। तो ये पूरी कहानी जो थी, इसमें भारत सरकार का हाथ आता हुआ दिखा था, और इसीलिए अमेरिकी सरकार के सामने भारत सरकार का जो अधिकृत पक्ष है वो ये है कि इस किसी ऑपरेशन से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी जब घटनाएं आती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने दो चीजें होती हैं। एक तो वो उन भारतीयों का इंटरेस्ट जो अमेरिका में रह रहे हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट पावर जो होता है, उसका डिस्टरबेंस, उसका बैलेंस बिगड़ता है। क्योंकि अगर हमारे लोग वहां रह रहे हैं, हमारे भारतीय मूल के, तो उनके ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं छाया तो पड़ती ही है। दूसरी चीज ये है कि जब भी मोदी सरकार इस तरह के किसी प्रॉब्लम में फंसती है, बड़ी हेडलाइन आती है, तो ये हेडलाइन बदली जाती है देश के अंदर। तो
इस समय मुझे कल जो लग रहा था कि जनरल नरवणे की किताब के ऊपर ये हेडलाइन बदलने की कोशिश थी, जनरल अनिल चौहान का जो बयान था, हम्म, लेकिन ये दूसरा मुद्दा भी उसी में शामिल था जिसमें निखिल गुप्ता ने कबूलनामा किया है। और हम नहीं जानते कि अमेरिका जो अभी तक हमारी जो ट्रेड डील करके उसने कान उमेठे मोदी सरकार के, अब क्या इस मुद्दे पर भी कुछ हमारे लिए आने वाला है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आती हूँ जनरल अनिल चौहान के उस वक्तव्य पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मेरी तरह कई वेटरन्स ऐसा हैं अभय जी, जिनको ये लगता है कि भारतीय सेनाओं का बुरी तरह से राजनीतिकरण हो रहा है। क्योंकि जनरल अनिल चौहान खुद वे सीडीएस के पद के लिए अधिकृत रूप से लायक नहीं थे, मतलब क्वालिफिकेशंस की बात कर रही हूं। वे एक जूनियर अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हो चुके थे। और उस समय जनरल एमएम नरवणे सेना अध्यक्ष थे जो कि सीनियर थे। तो उनके रहते हुए ही जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के पद पर बिठा दिया गया, यानी कि वरीयता का क्रम ना केवल तोड़ा गया, ध्वस्त कर दिया गया। और इस तरह की आदतें भारतीय जनता पार्टी की अभी वाली सरकार को तो ज्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा मैं मानती हूं कि ऐसी आदतें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार को थी। क्योंकि एक बार नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत को किसी बात में उनसे उनका मनमुटाव हो गया था, या कोई बात ऐसी थी जो जनरल विष्णु भागवत नहीं मान रहे थे, सेनाओं की तरफ से वो बात करना चाहते थे। तो उनको अटल बिहारी सरकार में सैक कर दिया गया था। और भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना थी कि किसी एडमिरल को, नौसेना अध्यक्ष को सैक कर दिया गया था, हम्म, जिसके कारण हमारी सेनाओं के सीनियर अधिकारियों में एक तरह का अंदर से भय है कि हम्म, हम इतनी मेहनत करके इतनी गरिमा के साथ बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, अगर हमें यहां से हटा दिया जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और देश के सामने हमारा सिर नीचा हो जाएगा। इस डर के कारण हमारे सेना के अधिकारी, वैसे भी सेनाएं जो होती हैं हमेशा सरकार की तरफ होती हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा और सीमा की रक्षा करती हैं। तो लेकिन सेनाएं जो होती हैं वो लोकतंत्र की साइलेंट कस्टोडियन है। वो कभी मुखर होकर, सेना में जब तक कोई जनरल रहता है या कोई भी अधिकारी रहता है, वो अपनी सरकार के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं करता। तो जनरल अनिल चौहान इसलिए भी शायद आए, काफी लोगों की ऐसा मानना है कि जनरल एमएम नरावने ने जिस तरह से वो जो किताब लिखी है, उसी दौर की बात है जब सीडीएस का चयन होना था। तो उन्होंने इस बात को ऊपर के वरिष्ठों के सामने रखा, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगा बीजेपी सरकार को कि ये तो बोलते हैं, तो अभिव्यक्ति करते हैं। वैसे भी जनरल एमएम नरावने हैं, उनके पिता एक वायुसेना के अधिकारी थे और माँ एक रेडियो ब्रॉडकास्टर थी। मतलब एक बहुत ही प्रबुद्ध परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें सभी लोग ऑथर रहे हैं, लिखे हैं, उनके पिता ने भी बुक लिखी है। हम्म, तो बात ये थी कि जनरल एमएम नरवणे क्योंकि अभिव्यक्तियां कर सकते हैं, तो उनको सीडीएस के पद के योग्य सरकार ने नहीं समझा, जबकि वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। अब जनरल अनिल चौहान इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? तो अब जबकि ये सारा परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर अलग अलग तरीकों से ऐसे आरोप आ रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें पूरे भारत के लोगों की आंखें खुल रही हैं, ऐसे में नेहरू जी इनका फेवरेट जो हेडलाइन बदलने का काम है वो नेहरू जी के ऊपर किया करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि जब भी कोई चीज में सरकार का नाम खराब होता है, तुरंत पंडित नेहरू का नाम ले लेते हैं। तो इसी तरह कल जनरल अनिल चौहान ने, लेकिन वो प्रोबेबली जैसे शब्दों का, मतलब हाइंडसाइट का प्रयोग करते रहे। वैसे तो हाइंडसाइट में तो कोई जाके बहुत सी चीजों को कहे कि आप कोविड का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते थे, आप लद्दाख में जो क्लैश हुआ था उसको बेहतर कर सकते थे, आप बार बार सेना अध्यक्षों की मीटिंग के बजाय विदेश मंत्री की और रक्षा मंत्री की मीटिंग करवाते चीन के काउंटर पार्ट से, तो बेहतर हो सकता था। तो जनरल अनिल चौहान का ये कहना बहुत साफ दिखाता है कि उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने उन्हें इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ा करने को कहा था। और अपनी बात का थोड़ा अगर आप कहें तो मैं पुराने समय से 2019 से थोड़ा सा प्रमाण देना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं जरूर आप नहीं, आप जरूर दीजिए। एक एक मेरी जिज्ञासा है सीडीएस के पद को ले, ताकि मैं इस बात को कहता भी रहा हूं, लेकिन आप जब इसकी तस्दीक करेंगी तो मैं मान मान लूंगा कि मेरी बात सही है या पूरी तरह सही नहीं है। मैं ये मत समझता हूं कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है, वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है। वो राजनीतिक दृष्टि से उसकी नियुक्ति की जाती है। वो कोई, जैसे आपने कहा कि रिटायर होने के बाद बनाया गया था उनको। तो जी। वो कोई
हाँ, वो कोई सर्विंग जनरल नहीं थे। तो क्या इसके पीछे, क्या ये सीडीएस की नियुक्ति के पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, उस लिहाज से चुन के उनको नियुक्त किया जाता है? नहीं, नहीं। देखिए क्या हुँ, हुआ था कि जो कारगिल कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी सीखें हमें मिली थी। उनमें हाँ, से एक ये भी थी कि वायुसेना और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं बन पाया था। हमने वो पूरा युद्ध जीता था, लेकिन हुँ, उसके बाद भी समन्वय वैसा नहीं बन पाया था। तो ऐसा सोचा गया कि हुँ, तीनों सेनाओं का एक चेहरा हो। जिसको हम सीडीएस का एक पद बनाए, चीफ ऑफ स्टाफ की तरह पहले वो काम करता रहा है पिछले 25 सालों में भी। हुँ, सीडीएस का पद जब बिपिन रावत जी को मिला उसके पहले भी 20 सालों में जो सीनियर मोस्ट सेना अध्यक्ष होता था, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, उसको चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता था। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना कह के, सीडीएस ना कह के, तो वो कहा जाता था। और इस पद पर बहुत समय से एक व्यक्ति काम कर रहा था कारगिल के बाद, हुँ, पर वो सबसे सीनियर होता था। और हुँ, यही बात जो है आगे भी रखी गई। जब सीडीएस का पद क्रिएट किया गया उसके 5 स्टार लगाए गए। आपको पता होगा कि हमारे जैसे नौसेना में नेल्सन रिंग होती है, उसके साथ में 4 चमकीली पट्टियां होती हैं। तो हुँ, वो नौसेना के चीफ पहनते हैं। उस नेल्सन रिंग एक गोल होता है, सुनहरे रंग का गोल, और उसके बाद 4 पट्टियां होती हैं, उसे नेल्सन रिंग और उसकी पट्टियां कहते हैं। तो वो 4 पट्टियां पहनते हैं नौसेना अध्यक्ष। वायुसेना में एक मोटा रिबन होता है, जो गहरे नीले रंग का और आसमानी रंग का होता है, और उसके बाद 4 पट्टियां होती हैं। तो मतलब ये 4 स्टार, और आर्मी में 4 स्टार्स होते हैं और उसके साथ में वो एम्ब्लेम होता है। तो जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है ना, वो वही हुँ, 4 स्टार्स की कहानी है। वो कोई और 4 स्टार्स नहीं है। तो 4 स्टार वाला जनरल कहा जाता है तीनों सेना अध्यक्षों को, अलग-अलग सेनाओं में। अब सीडीएस के पद में 5 स्टार होते हैं। तो ये था तो ऐसा पद जो कि सरकार, ब्यूरोक्रेसी और सेनाओं के बीच में एकमात्र सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये हुँ, राजनैतिक पद नहीं था जब तक कि बिपिन रावत पहले सीडीएस नहीं बने। जनरल बिपिन रावत अपने समय से ही, क्योंकि वो राजनीति, उनको सेनाध्यक्ष बनाने में जनरल प्रवीण बख्शी और एक जनरल हरीज थे, लेफ्टिनेंट जनरल, दोनों सीनियर थे उनसे। उनको किनारे किया गया, तब जाके जनरल बिपिन रावत को पहले तो सेनाध्यक्ष बनाया गया। और चूंकि फिर वो सीनियर मोस्ट सेनाध्यक्ष थे तीनों सेनाओं में, तो वो ही सीडीएस के पद पर काबिज हुए। बाद में सरकार ने उन्हीं को बनाया। लेकिन जनरल अनिल चौहान को सीडीएस बनाने के लिए जो ये वरीयता का क्रम था, इसे पूरी तरह से इसके नियम बदल दिए गए और अब ये कहा गया कि सरकार चुनेगी उसे। तो यहां से राजनीतिकरण और भी गहरा हो गया। इसके पहले तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, राजनीतिक लोग यानी कि शीर्ष नेतृत्व, ब्यूरोक्रेसी और सेनाओं के बीच में। लेकिन अब वो एक राजनीतिक पद ज्यादा हो गया है। लेकिन तो अनुमा जी, जब जनरल बिपिन रावत का एक दुर्घटना में देहांत हुआ, उसके बाद काफ़ी समय तक इस पद के ऊपर किसी को नियुक्त नहीं किया गया। जी, हाँ, काफी समय अगर ये पद तक इतना ही नहीं। ज़रूरी है कि एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए सभी सेनाओं के बीच में, ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में, तो ये बीच का वक़्फ़ा इतनी दिनों तक खाली क्यों रहा? दरअसल हमारी सेनाएं अपने आप में काफी चीजों में सक्षम है, लेकिन ये सरकार, जो पहले की सरकारें, कारगिल रिव्यू कमेटी में ही एक ये बात आई थी कि हमें एक तो सीडीएस के पद की बात आई थी, दूसरे थिएटराइजेशन ऑफ कमांड की बात आई थी। अब ये क्या होता है कि इस तरह के मुद्दे जब शुरू होते हैं तो वो कई एंगल्स की तरफ जाते हैं। तो जी, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड में यूं था कि जो हमारे अलग अलग चारों दिशाओं में जो कमांड है, उनमें एक ही कमांड होगी जिसके अंतर्गत आर्मी ने, मतलब आर्मी की तो बटालियंस रहेंगी ही, एयरफोर्स की कमांड भी वहां रिपोर्ट करेंगी, उनमें कुछ स्क्वाड्रंस अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय की जाएंगी। तो थिएटराइजेशन ऑफ कमांड इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 42 स्क्वाड्रंस की जगह हमारे पास 24 या 25 इफेक्टिव स्क्वाड्रन बची हुई हैं। तो अगर सेना के, वायुसेना के इतने से एसेट्स को भी अगर हम बांट देंगे तो हम उसको कहीं पर भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये थिएटराइजेशन ऑफ कमांड का काम दिया गया था जनरल रावत को। लेकिन एयरफोर्स की कंसिस्टेंटली इसको डिनायल और एक तरह से नकारने के कारण बार बार एयरफोर्स ये पिच बनाती रही है कि इतने से रिसोर्सेस को आप 4 भागों में या 5 भागों में या 7 में मत बांटिए। जितनी आर्मी की कमांड है उतनी जगह बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं चीजें बांटने को। तो थिएटराइजेशन अगर हो जाता
तो सरकार को ये लग रहा था कि उसके बाद सभी पर नियंत्रण करना आर्मी के जरिए संभव हो जाएगा। लेकिन सरकार ये भूल गई कि तीनों सेनाएं अपनी अपनी विशेषताएं और अपनी अपनी स्किल्स रखती हैं, और कोई भी प्रोफेशनल ये नहीं चाहेगा कि उसे जबरदस्ती एक ऐसी सर्विस के अधीन कर दिया जाए जो उसकी स्पेशलिटी को ना समझती हो। तो हुआ ये था कि सरकार सोच रही थी कि हम लगभग थिएटराइजेशन के पास आ गए हैं, और अगर हम इस समय ये पद पे किसी को नहीं भी रखते हैं तो हमारी सेनाओं को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और सरकार को एक तरह से ये भी लगने लगा है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, कि हमें अब तो कोई चीन से खतरा नहीं, क्योंकि सरकार बार बार झुक जाती है उनके सामने। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है आपने देख ही लिया है, तो हम जितना भी चाइनीज हमारे यहाँ डंप कर रहा है हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो सरकार को ये लगने लगा था कि चाइना को एक तरह से पटा लिया है, और इस पद के रहने या नहीं रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर जनरल नरवणे जैसे लोगों को नील डाउन करवाना है या हुँ, उनके ऊपर किसी एक को बिठा देना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। हुँ, इस तरह से वो पद बहुत समय तक खाली रहा, और उसके बाद जनरल नरवणे को एक तरह से सबक सिखाते हुए हुँ, उनसे जूनियर अधिकारी को सीडीएस के पद पर ये सरकार लेकर आई। ठीक है।